आई थिंक अब वॉइस आ रही होगी मेरी। एक बार आप कमेंट करके बताइए, वॉइस आ रही क्या मेरी? हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश गहरी और आज का जो सेशन होने वाला है वो है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का पार्ट 2 लेके आए हैं। जैसा कि आपको पता है, लाइव सेशन हम चला रहे हैं जिसमें अलग अलग टॉपिक हम डेली कवर कर रहे हैं। जो आगामी वैकेंसीज आ रही है उनके हिसाब से ये लाइव सेशन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताइए मेरी वॉइस क्लियर है, आ रही है नहीं आ रही है। ओके। गुड इवनिंग रचना। गुड इवनिंग उमा कुमारी। गुड इवनिंग सुशीला। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं आज का लाइव सेशन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज के लाइव सेशन का देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट करके जल्दी से। डाइजेशन इज है ना, पाचन क्या है आपको बताना है। पाचन क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, कन्वर्जन ऑफ नॉन डिफ्यूजेबल फूड पार्टिकल इनटू डिफ्यूजेबल फूड पार्टिकल, या नन ऑफ दिस। बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आज के लाइव सेशन का, और आज जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन जो ले रहे हैं वो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का पार्ट 2 है ना। पार्ट 2 कर रहे हैं, पार्ट 1 हमने कल हम देख लिया था। चलिए बताइए फर्स्ट क्वेश्चन कमेंट करके बताना आपको। उमा कुमारी ने फर्स्ट का सी बताया। चलिए बाकी स्टूडेंट भी बताते जाएं जल्दी से। रचना ने भी सी बताया। चलिए बाकी स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आज के लाइव सेशन का आप। पूछा है डाइजेशन के बारे में, पूछा डाइजेशन क्या है ना, व्हाट इज सॉरी डाइजेशन इज या पाचन क्या है, पाचन के बारे में पूछा है। तो ऑप्शन ए देखिए, जल का अवशोषण पाचन है, भोजन का अवशोषण, या फिर अविसरणीय भोज्य पदार्थों का विसरणीय भोज्य पदार्थों में परिवर्तन। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो होगा सी। क्या होगा? सी हो जाएगा इसका आंसर। भोजन में क्या होता है? अविसरणीय नॉन डिफ्यूजेबल जो फूड पार्टिकल होता है उसको डिफ्यूजेबल में चेंज करना है ना, ताकि बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाए, है ना। तो सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, शाबाश। सुशीला ने भी सी बताया। चलिए वेरी गुड, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड का आंसर आपको करना है। इसमें पूछा है प्रोटीन के पाचन की घटनाओं का सही क्रम, सीक्वेंस आपको बतानी है ना। प्रोटीन का जो जब डाइजेशन होता है तो उसमें सीक्वेंस क्या होती है ना, सीक्वेंस पूछिए। सबसे पहले ऑप्शन ए अगर देखें तो प्रोटीन्स, फिर पेप्टॉन्स, एसिडो मेटा प्रोटीन एवं पेप्टाइड्स। बी ऑप्शन प्रोटीन्स, प्रोटीजेज एंड पेप्टोज, देन पेप्टाइड्स, देन अमीनो एसिड्स। ठीक है। फिर सी की बात करें तो प्रोटीन्स, एसिडो मेटा प्रोटीन, प्रोटीओजेस, अमीनो अम्ल और पेप्टाइड्स। डी की बात करें तो प्रोटीन, प्राथमिक प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स। बताइए सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको बताना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हेलो राव सुखदेव सिंह, कैसे हैं आप? चलिए सेकंड का आंसर आपको बताना है। सेकंड का बी बताया उमा कुमारी ने। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइए। रचना ने भी बी बताया। गुड इवनिंग सुखदेव जी।
सुखदेव जी ने भी बी बताया। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए प्रोटीन, एक तो आपको ध्यान रखना, प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है हमेशा हाईली एसिडिक मीडियम में होता है। एक पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है, एसिडिक मीडियम में होता है ना। चलिए फिर प्रोटीन का जब डाइजेशन होता है तो प्रोटीन किस में टूटता है? प्रोटीओज और पेप्टोन्स में टूटता है ना। प्रोटीन जब किस में टूटता है? प्रोटीओजेस एंड पेप्टोन्स में टूटता है। फिर आगे जाके पेप्टाइड्स बनते हैं और पेप्टाइड्स फाइनली किस में टूट जाते हैं? अमीनो एसिड्स में, है ना। अमीनो एसिड्स की चेन ही तो प्रोटीन बनाती है ना। बहुत सारे अमीनो एसिड जब आपस में मिल जाते हैं तो वही क्या आगे जाके प्रोटीन बनाती है। तो प्रोटीन को जब तोड़ेंगे या उसको ब्रेक डाउन किया जाता है बॉडी के द्वारा, है ना, डाइजेशन उसका किया जाता है, तो फाइनली क्या मिलता है? मोनोमोलिक्यूल्स मिलते हैं। तो वो मोनोमोलिक्यूल्स किसके होते हैं? अमीनो एसिड्स के होते हैं ना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है, वेरी गुड, शाबाश। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए थर्ड का आंसर आपको करना है A14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आर ब्रोकन व्हेन, है ना। A149 ग्लाइकोसाइडिक बंध टूटता है। कब टूटता है? जब लिपिड का पाचन लाइपेज द्वारा होता है तब टूटता है, या फिर प्रोटीन का पाचन पेप्सिन के द्वारा होता है तब टूटता है, या स्टार्च का पाचन अमाइलेज के द्वारा होता है तब टूटता है, या फिर नन ऑफ दिस। बताइए, थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं आप, थर्ड का आंसर आपको करना है। बताइए जल्दी से। उमा कुमारी थर्ड का सी बता रहे हैं, रचना ने भी सी बताया। सुशीला ने सी बताया। चलिए देखते हैं, बिल्कुल सही बताया है ना। स्टार्च में ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड होता है स्टार्च में होता है, और स्टार्च का जो डाइजेशन होता है वो अमाइलेज के द्वारा होता है। बिल्कुल सही बात है, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, है ना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड का बिल्कुल सही है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ। द एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन, फैट का जब डाइजेशन होता है तो अंततः लास्ट में क्या प्रोडक्ट अपने को मिलता है ना। मैंने बताया था कि जब भी चाहे फैट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे अपने कार्बोहाइड्रेट हो, सब का जब डाइजेशन होगा तो फाइनली मोनोमोलिक्यूल्स बनते हैं ना। तो फाइनली वसा का जो पाचन होगा तो कौन सा मोनोमोलिक्यूल अपने को मिलेगा? अमीनो एसिड मिलेगा, स्टार्च मिलेगा, फैटी एसिड मिलेगा, या फिर ग्लूकोज मिलेगा? बताइए, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। उमा कुमारी ने फोर्थ का सी बताया, फैटी एसिड। सुशीला ने सी बताया। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए फैट का जब डाइजेशन होता है, फैट का डाइजेशन जो होता है वो कौन सी प्रोसेस के कारण होता है? एक बात तो ये आपको ध्यान रखनी है, इमल्सिफिकेशन के कारण होता है ना। इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन की हेल्प के कारण होता है। इमल्सिफिकेशन का अगर हिंदी पूछे तो वसीकरण बोलते हैं इसको, वसीकरण, वशीकरण नहीं है। वश में वो वाला वसीकरण है ना, वसीकरण। और इसमें क्या होता है, जो फैट होता है, फैट के जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। ठीक है, बहुत सारे एंजाइम इसमें यूज होते हैं। और फैट जब फाइनली जब टूटता है, इसके जो मोनोमोलिक्यूल्स की बात आती है तो क्या आते हैं इसमें? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ध्यान रखिए, प्लस
ग्लिसरॉल, यहाँ पे ऑप्शन में ग्लिसरॉल कहीं पे दे नहीं रखा है ना। अगर यहाँ पे दो ऐसे ऑप्शन होते हैं जिसमें अभी फैटी एसिड और फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल होता, तो ये वाला ऑप्शन अपने को राइट करना होता है ना, मोर करेक्ट वो होता, बट यहाँ पे ग्लिसरॉल है ही नहीं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए, वेरी गुड। हाँ, बिल्कुल सही बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिफ्थ की तरफ। पेप्सिन एक टोन है। पेप्सिन जो एंजाइम होता है वो किस पर काम करता है? फैट पर काम करता है, प्रोटीन पे काम करता है, कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है, या फिर ग्लूकोज पे काम करता है ना? बताइए जल्दी से कमेंट करिए, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। फिफ्थ का बी बता रहे हैं उमा कुमारी। तरन्नुम फिफ्थ का बी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं फिफ्थ का। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन्स पे काम करता है ना। पेप्सिन जो एंजाइम होता है वो किस पे काम करता है? प्रोटीन्स पे काम करता है। बिल्कुल सही जवाब बी है ना। सिंपल सा आंसर बी हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज अफेक्टेड बाय, है ना। कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है? इरेप्सिन से, स्टीएप्सिन से, पेप्सिन से, या अमाइलोप्सिन से? बताइए। चारों एंजाइम के नाम दे रखे हैं, आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो कौन से एंजाइम से प्रभावित होता है। बताइए, सिक्स का आंसर आपको करना है। उमा कुमारी ने सिक्स का डी बताया, अमाइलोप्सिन बताया। बताइए जल्दी से कमेंट करते जाइए। चलिए देखते हैं सिक्स का आंसर, देखते हैं। इरेप्सिन, पेप्सिन, स्टेप्सिन और अमाइलोप्सिन, है ना। चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से पूछा है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन को प्रभावित करता है। तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में अमाइलोप्सिन यूज आता है, तो यही प्रभावित करेगा, है ना। तो इस ये तीनों जो है, इरेप्सिन, स्टेप्सिन और पेप्सिन, ये तो किसके? प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं ना, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं ना। और अमाइलोप्सिन किस पे? कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है, तो यही कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, है ना। तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सुशीला ने डी बताया, तरन्नुम डी बिल्कुल सही है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। सेवन का आंसर आपको करना है, बाइल हेल्प्स इन, है ना। एक बार आप कमेंट करके बताइए, ये वाला मार्कर सही है, येलो वाला जो यूज कर रहा हूँ ये वाला सही है, या फिर ये वाला ही यूज करूँ मैं, पर्पल वाला? कौन सा बेटर है, पर्पल और येलो? दोनों में से कौन सा मार्कर यूज करूँ? सेवन का आंसर आपको देना है। बाइल के बारे में पूछा है ना, बाइल हेल्प इन, है ना। बाइल सहायता करता है, किसमें सहायता करता है? एंजाइम उत्पन्न करने में, एसिडिफिकेशन में, या फिर दोनों में, या फिर नन ऑफ दिस, है ना। चलिए एक बार कमेंट करके बताइए कौन सा मार्कर यूज करूं, येलो वाला ठीक है या फिर पर्पल वाला? ओके, पर्पल। चलिए सेवन का आंसर बताइए। सेवन का आंसर आपको देना है। तो उमा कुमारी ने बी बताया, बाकी स्टूडेंट भी जल्दी से कमेंट करें।
चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए, प्रोड्यूसिंग एंजाइम नहीं, बाइल जो होता है वो किसमें, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? फैट का जो डाइजेशन होता है उसमें हेल्प करता है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, फैट का जो डाइजेशन होता है वो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन, नॉट एस्ट्रिफिकेशन। ठीक है, एस्ट्रिफिकेशन एक अलग चीज़ है। ठीक है, एस्ट्रिफिकेशन क्या है? एस्टर निर्माण की प्रोसेस है। ठीक है, एस्टर निर्माण की प्रोसेस, इसमें क्या होता है, जब अल्कोहल जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्रिया करता है तो एस्टर का निर्माण होता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एस्ट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं? एस्ट्रिफिकेशन। तो ये तो अलग ही चीज़ हो गई। ठीक है, और यहाँ पे फैट का जब डाइजेशन होता है तो उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। नहीं, इमल्सिफिकेशन ऑप्शन में नहीं है, ये वाला रॉन्ग हो गया फर्स्ट। नहीं, एस्ट्रिफिकेशन नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा यहाँ पे, नन ऑफ दिस है ना। बाइल जो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है और उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। एट्थ का आंसर आपको करना है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च टेक प्लेस इन, है ना। स्टार्च का पाचन में होता है, किसमें होता है? स्टोमक एंड ड्यूडेनम में होता है, बकल केविटी एंड ड्यूडेनम में होता है, या बकल केविटी एंड एसोफेगस, या ड्यूडेनम ओनली? बताइए। एट्थ का आंसर आपको करना है। हाँ, लोग यही गलती कर लेते हैं। मैंने इसलिए बोला है कि क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है ना, क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है। एस्ट्रिफिकेशन इमल्सिफिकेशन है ना, मिलता जुलता है, सुनने में ऐसा राइमिंग बैठती है ना, इसलिए। चलिए, एट्थ का सी बताया उमा कुमारी ने, बक्कल केविटी एंड इसोफेगस। तरन्नुम ने बी बताया है, सुशीला ने सी बताया। चलिए देखते हैं एट्थ का आंसर, देखते हैं। स्टार्च का जो डाइजेशन होता है वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है ना। 20% डाइजेशन तो अपने माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है ना। 20% जो डाइजेशन होता है स्टार्च का, वो कहाँ पे हो जाता है? माउथ में ही, यानी कि बकल केविटी में ही स्टार्ट हो जाता है ना। और क्योंकि आपको पता है कि सलाइवरी अमाइलेज बनता है, और यहाँ पे 3 ग्लैंड है, कान के नीचे पेरेट है, फिर सबलिंगुअल और सब मैक्सिबुलर, है ना। तो तीनों ग्लैंड सलाइवरी अमाइलेज का स्त्रावण करती है ना। सलाइवरी अमाइलेज का स्त्रावण करती है और 20% डाइजेशन कर देती है। फिर आगे जब स्टोमक में जाता है, स्टोमक में कुछ नहीं होता, ज़्यादा नहीं होता है, फिर नहीं के बराबर होता है। और जब छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत का 3 भाग होते हैं, छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं। इसका मैंने हिंट बताया था आपको, DJI है ना, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इसमें भी जो पहला वाला पार्ट होता है ड्यूडेनम में, सबसे ज़्यादा स्टार्च का पाचन होता है। 80% जो लगभग आप बोल सकते हैं कि कहाँ पे होता है, वो इस वाले पार्ट में होगा, है ना। तो बकल केविटी एंड ड्यूडेनम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं। चलिए, नाइन्थ का आंसर आपको करना है, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस आर, है ना। प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है ना। मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड्स, सुगर्स, पेप्टाइड्स, या 25 अमाइनो एसिड्स? बताइए। 9 का ए बता रहे उमा कुमारी।
चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। एंड प्रोडक्ट पूछा है प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस, है ना। प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस, प्रोटीन का जब वही डाइजेशन या हाइड्रोलाइसिस होगा तो अंतिम उत्पाद क्या होगा, है ना। प्रोटीन जो होती है अमाइनो एसिड की चेन होती है, तो अमाइनो एसिड ही मिलेंगे, है ना। शुगर तो मिलेगा नहीं, बी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। पेप्टाइड्स लास्ट प्रोडक्ट पूछा तो नहीं, बीच में पेप्टाइड जरूर बनते हैं। और यहाँ पे बोला है 25 अमाइनो एसिड, है ना। 25 नहीं, टोटल अमाइनो एसिड के टाइप 20 प्रकार के होते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड अपने को मिलते हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए वेरी गुड। तरन्नुम ने ए बताया, सुशीला कटरा ने भी ए बताया। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। 10th का आंसर आपको करना है। फैट फैट्स आर एब्जॉर्ब इन द इंटेस्टाइन, है ना। वसा आंत्र में अवशोषित होती है ना। उसी रूप में आफ्टर हाइड्रोलाइसिस या फिर आफ्टर डाइजेशन या फिर आफ्टर इमल्सिफिकेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। बताइए। वसा जो होती है वो आंत में अवशोषित होती है, उसी रूप में अवशोषित हो जाती है, या फिर हाइड्रोलाइसिस के बाद होती है, या फिर डाइजेशन के बाद होती है, या इमल्सीकरण और हाइड्रोलाइसिस के बाद में होती है। बताइए। 10th का आंसर आपको करना है। उमा कुमारी 10th का डी बता रहे हैं, तरन्नुम ने 10th का डी बताया। चलिए देखते हैं। 10th का आंसर बिल्कुल सही बताया। आफ्टर इमल्सिफिकेशन और हाइड्रोलाइसिस के बाद में फैट का क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन होता है ना। डी ऑप्शन करेक्ट बताया आपने। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। 11th का आंसर आपको करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैचिंग पेयर ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, है ना। इसमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्ट है, वो आपको ढूंढना है। निम्न में से पाचक एंजाइम और पदार्थ का कौन सा जोड़ा सही है, कौन सा पेयर सही है, वो आपको ढूंढना है ना। मैंने बताया, हमेशा आपको बोला है, जब भी मैचिंग वाले क्वेश्चन करे या फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करे तो आपको ऊपर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ऊपर सही वाला पूछा है या रॉन्ग वाला पूछा है, पहले ये गलती नहीं करनी, है ना। क्योंकि ये सिली मिस्टेक्स होती है जो एग्जाम में जल्दबाजी में गलत हो जाता है ना। आते हुए भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाते हैं, तो आपको अपनी हैबिट डेवलप करनी है, क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से आराम से पढ़ना है ना। बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे, है ना। चलिए, इसमें पूछा है सही जोड़ा, है ना, इस पे गोला मार दिया। चलिए अब देखिए इसमें से सही जोड़ा कौन सा है। रेनिन प्रोटीन, दूसरा अमाइलेज लैक्टोज, ट्रिप्सिन। एक तरफ एंजाइम दे रखे हैं और एक तरफ पदार्थ दे रखा है, कौन सा सही जोड़ा है, मतलब ये एंजाइम इसका डाइजेशन में हेल्प करता है, तो वो वाला आपको ढूंढना है ना। 3 रॉन्ग है, एक सही है, वो सही वाला आपको ढूंढना है ना। पहला ऑप्शन देखिए, रेनिन प्रोटीन, अमाइलेज लैक्टोज, ट्रिप्सिन स्टार्च, इन्वर्टेज माल्टोज। बताइए। 11th का आंसर आपको बताना। उमा कुमारी ए बता रहे हैं, तरुण ने ए बताया।
चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है रेनिन प्रोटीन, बिल्कुल सही है। रेनिन जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन को डाइजेशन में करता है। अभी तक तो ये सही लग रहा है ना, ये तो करेक्ट है। चलिए बात वाले पे देखते हैं। अमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन में करता है, ठीक है। लेक्टोज क्या है? लेक्टोज एक डाइसेकेराइड है ना, कार्बोहाइड्रेट ही है। बट लेक्टोज का डाइजेशन में अमाइलेज का रोल नहीं होता है ना, लेक्टेज का रोल होता है, ठीक है। लेक्टेज हेल्प करता है, तो ये वाला रोंग हो गया। ट्रिप्सिन स्टार्च नहीं, गलत हो गया। ट्रिप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। फिर इन्वर्टेज माल्टोस नहीं, ये भी रोंग हो गया। इन्वर्टेज कहाँ पे काम आता है? सुक्रोज एक डाइसेकेराइड होता है ना, सुक्रोज इन्वर्टेज यहाँ पे काम आता है, इन्वर्टेज है ना। इन्वर्टेज को सुक्रेज भी बोलते हैं, है ना, सुक्रेज भी बोला जाता है। और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ देता है ना। तो ये वाला रॉन्ग हो गया। तो एक ही ऑप्शन राइट है, ए वाला, है ना। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। 12th का आंसर आपको करना है। Digestion of which component of the food is likely to be the most adversely affected if the pH of stomach is made neutral, है ना। अगर आमाशय की जो पीएच है वो न्यूट्रल यानी कि 7, लगभग 7 अगर हो जाएगी, उदासीन कर दी जाती, तो किस पदार्थ का जो डाइजेशन है, वो पाचन है, वो सर्वाधिक प्रभावित होगा। आपको बताना है। सुक्रोज ऑप्शन ए सुक्रोज, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी फैट। बताइए अगर पीएच जो है उदासीन कर दी जाए तो किसके डाइजेशन में सबसे ज्यादा असर पड़ेगा? उमा कुमारी सही लिखा आपने, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज इन्वर्टेज, ठीक है। 12th का आंसर आपको करना है। 12th का सी बता रहे हैं उमा कुमारी। तरन्नुम 12th का सी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं प्रोटीन। देखिए यहाँ पे पूछा है कि अगर पीएच जो है वो उदासीन कर दी जाती है यानी 7 कर दी जाए तो किस पदार्थ का पाचन सर्वाधिक प्रभावित होगा। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है उसके लिए जो पीएच चाहिए होती है 1.3 से 3.5 लगभग इस रेंज में चाहिए होती है ना। यानी कि हाई, ये जो पीएच है वो क्या है? हाईली हाईली एसिडिक पीएच है, हाईली एसिडिक पीएच है ना। तो सबसे ज़्यादा किसका पाचन प्रभावित होगा? क्योंकि ये 7 से बहुत ज़्यादा कम होती है ना, हाईली एसिडिक चाहिए होती है, और अगर आपने 7 कर दी तो सबसे ज़्यादा इसका जो पाचन है वो प्रभावित होगा, है ना। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं 13 की तरफ। इन मेन सेल्यूलोज इज डाइजेस्टेड इन, मनुष्य में सेल्यूलोज का पाचन होता है। किस में होता है, कहाँ पे होता है? सिकम में होता है, कोलन में होता है, अपेंडिक्स में होता है, या फिर नॉट डाइजेस्टेड एट ऑल, है ना, बिल्कुल भी डाइजेशन नहीं होता है। बताइए सिकन कोलन क्या है जो बड़ी, मैंने आपको बता रखा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डी जे आई, हिंट बता रखा है आपको, डी जे आई, है ना, ड्यूडेनम, है ना, जेजुनम और इलियम। वैसे ही बड़ी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं, सी सी आर, है ना, सिकम, कॉलन और रेक्टम, है ना। और अपेंडिक्स वाला पार्ट कहाँ लगा होता है? सिकम वाले पार्ट में लगा होता है ना। चलिए बताइए 13 का डी बताया उमा कुमारी ने, तरन्नुम ने भी डी बताया। चलिए जल्दी से कमेंट करते जाइए।
देखिए सेल्यूलोज जो है, सेल्यूलोज का डाइजेशन, सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होता है? सेल्यूलेज, है ना, सेल्यूलेज एंजाइम चाहिए होता है जो ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता है ना। तो सिक्कम में भी नहीं होगा, कोलन में भी, कहीं पे भी नहीं होगा, तो नॉट डाइजेस्टेड एट ऑल, है ना, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ह्यूमन में कहीं पे भी इसका डाइजेशन नहीं होता है ना, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं होता है, सेल्यूलोज एंजाइम नहीं होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। 14 का आंसर आपको देना, मिल्क प्रोटीन इज एक्टेड अपॉन बाय अ गैस्ट्रिक एंजाइम। दूध प्रोटीन पर किस जठरीय एंजाइम के द्वारा क्रिया की जाती है, बताइए। यानी कि दूध को पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होता है? कैसीन, रेनिन, पेप्सिन या कैसिनोजन। 14 का आंसर आपको करना है। बिल्कुल सही बताया। रूमिनेंट्स जो होते हैं उनके सिक्कम वाले पार्ट में होता है, क्योंकि उन वहाँ पे उनके सेल्यूलोज एंजाइम अवेलेबल होता है। 14 का बी बताया उमा कुमारी ने, तरन्नुम भी बी बता रहे हैं। पल्लवी जैन कैसीन प्रोटीन लिखा है उन्होंने। दूध में होता है कैसीन प्रोटीन, बिल्कुल सही है। यहाँ पे एंजाइम पूछा है, किस जठरी एंजाइम के द्वारा क्रिया की जाती है। 14 का ए बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए केसिन प्रोटीन जो होता है वो दूध में होता है ना। केसिन प्रोटीन जो दूध में, लगभग दूध में 80% तो केसिन प्रोटीन होता है ना, तो 20% क्या होता है, वे प्रोटीन होता है। ठीक है, दूध में कैसीन प्रोटीन 80% होता है ना। यहाँ पे एंजाइम पूछा है जो दूध दूध के प्रोटीन पे काम करे वो, है ना, तो ये तो दूध का ही पार्ट है, रोंग हो जाएगा। फिर रेनिन एंजाइम जो होता है वो दूध के पाचन में सहायता करता है ना। पेप्सिन तो प्रोटीन नहीं, ये भी नहीं है और ये नहीं, तो बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। रेनिन प्रोटीन जो होता है वो दूध का पाचन करता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 का आंसर आपको करना है। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, आपको बताना है, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। आहार नाल किस भाग में पचित भोजन का अवशोषण होता है? आहार नाल के एलिमेंट्री जो कैनाल है उसके कौन से वाले पार्ट में भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है? ठीक है, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, द सिकम एंड अपेंडिक्स एंड द लार्ज इंटेस्टाइन, बताइए। उमा कुमारी ने लिखा है कैसिन प्रोटीन रेनिन एंजाइम, बिल्कुल सही लिखा है। पल्लवी, कोई बात नहीं पल्लवी। चलिए उमा कुमारी ने लिखा है पेराकेसिनेट, ठीक है। तरुण ने लिखा है कैसिन चेंज इनटू पेराकेसिनेट प्रेजेंट इन रेनिन, बिल्कुल सही है। चलिए बताइए, लास्ट का आंसर आपको करना है 15 का। उमा कुमारी ने 15 का सी बताया। पल्लवी जैन ने भी 15 का सी बताया। जल्दी से कमेंट करिए। लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आज के लाइव सेशन का। कल का जो सेशन होने वाला है, नेक्स्ट सेशन, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम आप पढ़ के आइए। रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्वेश्चन लेने वाले हैं। आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए देखते हैं इसका आंसर। बिल्कुल सही लिखा आपने, सी, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन का काम कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है, ठीक है। और छोटी आंत में भी पूछे, अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं, छोटी आंत के कौन से पार्ट में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है? तो छोटी आंत के अभी मैंने बताया था 3 पार्ट होते हैं, डीजे आई, है ना, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो छोटी आंत के भी जेजुनम वाला पार्ट जो होता है, इस पे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, जेजुनम, है ना।
छोटी आंत का भी जेजुनम वाला जो पार्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है ना। चलिए, हाय, आज के 15 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कल एक नए सेशन के साथ वापस से जुड़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, टॉपिक रहेगा। तो कैसा लगा सेशन आप कमेंट करके बताइए, और कितने क्वेश्चन राइट हुए वो भी आप बताना चाहे तो बता सकते हैं, ठीक है।